दिन सक्सेस डे। ये सक्सेस डे कुछ ऐसे लोगों की शान में ऑर्गेनाइज किया जाता है जिन लोगों ने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया इस बिजनेस के लिए। कुछ ऐसे लोग जिनकी कामयाबी की मिसाल पूरी दुनिया देती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहां पर आए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने कीमत को चुकाया, तन मन धन अपनी टीम के लिए समर्पित कर दिया और उन्होंने एक बहुत बड़ा लेवल हासिल कर लिया जिस लेवल को बोलते हैं डायमंड है। और आज जो सक्सेस डे है, ये हमारा सक्सेस डे ऐसे लोगों की ही शान के अंदर, ऐसे ही लोगों के ऑनर के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। आज भी एक ऐसे ही व्यक्ति की शान के अंदर, एक ऐसे ही व्यक्ति के ऑनर के अंदर ये सक्सेस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। किसकी शान में? किसकी शान में? मिस्टर जीत वर्मा। जो भी चाहो वो मैं पाऊं जिंदगी में, जीते जाऊं। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं। बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं
इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। यार तू भी सुन जरा, आरज़ू मेरी है क्या, मैं क्या बन जाना चाहता हूँ। मैं कहाँ खराब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ, मैं ये मनवाना चाहता हूँ। मान जा ऐ खुदा, कितनी सी है दुआ, मैं बन जाऊं सबसे बड़ा, मैं बन जाऊं सबसे बड़ा। मेरे पीछे मेरे आगे हाथ जोड़े दुनिया भागे, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। जिंदगी में जीत जाऊं, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया तोड़ना चाहूं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। Thank you so much. बड़े समय से इंतजार था इस दिन का। अक्सर दिल्ली में और कई जगह ऐसे ऐसे शोज को देखने के लिए जाया करता था। तो जैसे आज आप मेरा फेलिसिटेशन देख रहे हैं, मुझे फेलिसिटेट किया जा रहा है, मैं भी जाया करता था। और बिल्कुल जैसे आज आप बैठे हैं, ऑडियंस के बीच में बैठे हैं, मैं भी कुछ ऐसे ही बैठा करता था कहीं पीछे किसी कोने में। और शायद कभी कभी ऐसा होता था कि उस ऑडिटोरियम के अंदर जगह भी नहीं मिलती थी। और मैंने बहुत सारे लोगों को अपने सामने डायमंड बनते देखा। और जब डायमंड बनते हुए किसी और को देखता था और किसी और को वो मान सम्मान और रिस्पेक्ट लेते हुए जब देखता था, तो अंदर से ना एक आवाज आती थी, शायद आपको भी आई होगी। आई? कितने लोगों को आई? सच में आई? सभी को आई? बिल्कुल। एक ऐसी ही आवाज मेरे दिल से भी आती थी। और वो आवाज थी कि यार कभी ना कभी जिंदगी के अंदर ना और कुछ बनूं ना बनूं, लेकिन डायमंड जरूर बनना है। हर बार जब शो में जाता था, जब भी डायमंड सेलिब्रेशन को देखता था, तो सिर्फ यही बात आती थी। और हर रोज तैयारी करता था डायमंड बनने की। और हर रोज सोचता था कि जिस दिन डायमंड बनूंगा, मैं कैसे आऊंगा, कैसे झंडों के बीच से मैं कैसा लगूंगा, मेरी फैमिली मेरे साथ होगी, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होंगे, तो कैसा वो मंजर होगा, कैसा वो दिन होगा। वो सोचकर और बहुत सारी चीजें ऐसी दिमाग में आती थी, ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा, वैसा बोलूंगा। लेकिन जो मान सम्मान, जो रेस्पेक्ट, जो मैं सिर्फ देखा करता था, या मैंने डीवीडीज में देखा था, या कई सारे शोज में मैंने देखा था,
जो रिस्पेक्ट, जो रिगार्ड, वो सब चीजें जो मुझे मिल रही थी, तो मैं सच कहूं कि मैं सोचता था कि डायमंड बनूंगा तो कैसी फीलिंग होगी, क्या होगा, क्या वो वक्त होगा, क्या वो मंजर होगा, कैसा वो दिन होगा। सोचता था तो रोंगटे खड़े होते थे। और आज जब वो सम्मान मुझे मिल रहा है तो सच कहूं बहुत कुछ सोचता था कि पता नहीं क्या क्या बोलूंगा, लेकिन अभी अगर मैं कहूं तो समझ नहीं आ रहा कि इस प्यार, इस मान सम्मान, इस रेस्पेक्ट और इस कंपनी और इस इवॉल्व इंडिया का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, कैसे मैं थैंक्स करूं, किन लफ्जों में बयां करूं, क्या शब्द रखूं। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं शब्द की डिक्शनरी खत्म हो गई है। क्योंकि ये कंपनी ना होती, ये इवॉल्व इंडिया ना होता, ये सिस्टम ना होता, ये मेरी टीम ना होती, मेरे पेरेंट्स ना होते, तो ये दिन मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। अगर थोड़ा सा पलट कर देखूं, अगर पीछे मुड़कर देखूं, तो दोस्तों मैं एक ऐसे परिवार से संबंध रखता हूं, जैसे अगर मैं कहूं तो एक मीडियोकर फैमिली, एक मध्यम वर्गीय परिवार है। मेरे फादर साहब और माताजी दोनों आज यहां पर हैं, अभी मेरे साथ स्टेज पर भी थे। तो अगर मैं अपने फादर साहब की बात करूं तो हमारी फैमिली में जो है खेती बाड़ी होती है, खेती बाड़ी करते हैं, किसान फैमिली से मैं संबंध रखता हूं। तो जब पलट कर देखता हूं उस वक्त को और याद करने की कोशिश करता हूं अपने बचपने को, तो घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं थी। शायद मैं 10 साल का था, कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन एक तमन्ना थी मेरी माता जी के मन में, मेरे पिताजी के मन में, कि हमारा बेटा सिर्फ गांव में ना रह जाए, बाहर जाके पढ़े लिखे कुछ बने, सिर्फ खेतों तक ना रह जाए, कुछ बने। और वो एक तमन्ना थी। और मेरी मां हमेशा चाहती थी कि मैं बाहर जाके कहीं कुछ जाके करूं, कुछ बनूं जिंदगी के अंदर। और उनकी कोशिश थी कि लेकिन करें क्या, स्कोप नहीं था फैमिली के अंदर, ऐसा कोई स्कोप नहीं था, ना ही कोई ऐसा बहुत ब्राइट फ्यूचर था कि पैसा मेरी एजुकेशन के ऊपर लगाते और मुझे कुछ किसी अच्छी फील्ड के अंदर डालते। और ना ही अगर मैं कहूं तो किसी तरह का कोई बहुत अच्छा गाइडेंस था, मार्गदर्शन था कि हाँ जी आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए, कुछ भी नहीं था। भले ही मध्यम वर्गीय में कहूं कि गरीब परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन मेरे माता पिता के संस्कार और उनकी सोच यह थी कि अपने बच्चे को काबिल बनाना है। तो 10 साल का बच्चा कितना सा होता है आप इमेजिन कर सकते हैं। मैं 10 साल का था, तो 10 साल की उम्र में उन्होंने मुझे अपने आप से जुदा किया और घर से दूर एक संस्था है हिमगिरी कल्याण आश्रम करके, वहां मुझे पढ़ने के लिए भेजा। और कोई पेरेंट्स जब बच्चे को भेजते हैं 10 साल की उम्र, तो शायद पेरेंट्स के दिल पे भी वो कैसे भेजते होंगे, शायद वो पेरेंट्स ही समझ सकते हैं। मैं शायद इस फीलिंग को ना समझ पाऊं, लेकिन मैं भी छोटा था तो बहुत रोया था। और मैं ये बोल रहा था कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना, मुझे घर में ही पढ़ना है। और शायद मेरे माता पिता मुझे उस वक्त समझा नहीं पा रहे होंगे कि वो वहां मुझे क्यों डाल रहे हैं, क्यों मुझे वहां वो पढ़ाना चाहते हैं, गांव में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। दुख उनको भी हो रहा था, लेकिन वो मेरे सामने रो नहीं रहे थे बस। लेकिन मैं रो रहा था, लेकिन फिर भी वो मुझे उस हाल में वहां पर छोड़ के आए और मेरी पढ़ाई शुरू हुई। तो वहां पे ना पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मुझे अच्छे से याद है कि हमारा जो छात्र हॉस्टल है, वहां से जो मेरा स्कूल था वो लगभग 10 मिनट की दूरी पे था। तो एक लंबा सा रास्ता, पैदल रास्ता होता था। मैं अपना पिट्ठू बैग उठा के उस रास्ते से जाता था। और अगर मैं कहूं तो ना मैं स्कूल तक सिर्फ रोते हुए जाता था। मुझे बहुत याद आती थी अपनी फैमिली की, अपने मम्मी पापा की, अपनी बहन की। मैं मिस करता था औरों के बच्चों को देखकर जब वो अपनी फैमिली के साथ होता था, रोज मिस करता था। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे मुझे वो दूरी रहने की वो आदत सी होगी और फिर पढ़ाई पे थोड़ा थोड़ा फोकस करना शुरू किया। और अगर मैं कहूं कि पढ़ाई की अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत ही ज्यादा कोई इंटेलिजेंट या बड़ा मास्टरमाइंड या बहुत शार्प माइंड ऐसा नहीं था। मैं पढ़ाई में भी मीडियोकर ही। अगर मैं ये कहूं कि बैक बेंचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट होते ना बैक बेंचर्स,
होते हैं? होते हैं? मैं भी उनमें से हूं। कभी करियर को लेकर जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ रहा था, फ्यूचर में आगे बढ़ रहा था, तो करियर में जब मैं बड़ा भी हो गया था 10 साल के बाद, 11, 12, 13, 14, और जब मैं स्कूल की पढ़ाई को पूरा कर रहा था, तब भी कोई ऐसी सोच नहीं थी कि मुझे कुछ जिंदगी में कुछ बड़ा कुछ करना है। बस सिर्फ क्योंकि वहां हॉस्टल में था, सब कुछ फ्री में था, हम पढ़ रहे थे सिर्फ, लेकिन फोकस नहीं था कि मुझे इस क्लास के अंदर फर्स्ट आना है या मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, बस सिर्फ पास होना है। इससे ऊपर कोई बड़ा टारगेट नहीं था, सिर्फ इतनी सी सोच के साथ आगे बढ़ा। तो जैसे जैसे पढ़ा, तो उस हॉस्टल के अंदर +2 तक पढ़ाया करते थे। मेरी +2 की पढ़ाई पूरी हुई, और पढ़ाई होने के बाद अब वो दिन आ गया था जब मुझे उस हॉस्टल को छोड़कर जाना था। मेरे पास एक ट्रंक था लोहे वाला, देखा है जी ट्रंक? मैं रियलिटी बता रहा हूं, ट्रंक वो अभी भी मेरे घर पे पड़ा है, क्योंकि वो मुझे याद दिलाता है मेरे बचपन की। इतना बड़ा, शायद मेरे से भी बड़ा। एक हाथ में वो ट्रंक था और दूसरे हाथ में मेरा बैग था। और मैं जब हॉस्टल, जो मेरा हॉस्टल से जहां से मैं पढ़ रहा था, जब मैं उसके गेट से बाहर निकल रहा था, सच बताऊं मुझे उस दिन एहसास हो रहा था कि अब जाना तो है, लेकिन जाना कहां है। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो मेरे माता पिता की उम्मीदें और सपने मुझसे जुड़ गए थे, मेरी बहन के सपने मुझसे जुड़ गए थे कि भाई कुछ करेगा। लेकिन सच्चाई मैं जानता था, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था उसके बाद कि मैं जाऊंगा कहां, क्योंकि अगर घर जाता तो घर में सिर्फ खेत और खलियान थे, बाकी कहां रहता, कैसे अपने आगे की पढ़ाई को करता, कैसे अपने आगे की स्टडीज को करता, कोई रास्ता नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जब आप सोचते हैं दिल से कुछ करने की, तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है, कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर दिखाता है। ऐसा होता है नहीं होता? सही कह रहा हूं? तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मुझे एक वे दिखा, मुझे एक रास्ता दिखा, और मैंने सोचा कि मुझे अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना, क्योंकि मैं बीटेक, एमटेक या एमबीए इस तरह की पढ़ाई नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे खर्चे बहुत ज्यादा थे और मेरी फैमिली इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो खर्चे को उठा सके। मैंने सिंपली बीए करना शुरू किया और मैंने पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। अगर मैं कहूं दोस्तों, जो घर पे जो लैंडलाइन फोन बनता है उसमें अंदर एक कार्ड लगता है, कार्ड में उसमें कंपोनेंट लगते हैं, तो वो कंपोनेंट लगाने वाली कंपनी में मैंने काम किया 10 रुपए घंटे के हिसाब से। 1 घंटे काम करता था तो 10 रुपए मिलते थे। दिन में 7-8 घंटे काम करता था तो 70-80 रुपए मिलते थे। सुबह 9-20 से क्लास होती थी, शाम को 3-1 बजे तक, और उसके बाद उसी कंपनी में पहुंच जाता था, क्योंकि रूम का किराया भी निकालना है, फीस भी निकालनी है, बुक्स का खर्चा भी निकालना, और सब चीजें, फीस, सब सारी चीजें करनी। आज मैं उस लेवल पे हूं जहां पे मुझे लगता है कि मुझे अपनी दिल की बात को बिल्कुल खुल के करना चाहिए। कर सकता हूं? हो सकता है मैं कुछ बात ऊपर नीचे करूं, लेकिन अगर फैक्ट में कहूं कि अपनी पढ़ाई को करने के लिए, आपने सबने ठेका देखा होगा, देखा है? पीते भी होंगे, राइट? उस ठेके के अंदर भी दोस्त मैंने काम किया है, उसमें भी मैंने पार्ट टाइम जॉब किया है अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। अगर मेरे जैसा लड़का अगर आज यहां पर पहुंच सकता है, तो शायद हो सकता है आपके पास इससे अच्छी स्थितियां हो, इससे अच्छी परिस्थितियां हो, आपकी फैमिली इससे अच्छी बेहतरीन स्थिति पर हो, लेकिन मैं बेहतरीन स्थिति पे नहीं था। ऐसा नहीं था कि हमारे पास जमीनें नहीं है, 150-200 बीघा जमीन है गांव के अंदर, बेचूंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन बेचने की सोच नहीं थी, अपना कुछ करने की सोच थी, अपने दम पे कुछ करने की सोच थी। मेरे माता पिता आज यहां बैठे हैं, और यह सच्चाई है कि 10 साल का था, 10 साल का, पता नहीं अंदर से ये बात कहां से आ गई, 10 साल का था, मेरे माता पिता ने मेरे हाथ में जो रखा, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, आज दिन तक मेरे माता पिता यहां बैठे हैं, कभी मैंने इनसे 1 भी रुपया नहीं मांगा। क्योंकि मैं जानता था, मैं पता नहीं, शायद अगर मैं कहूं कि ऊपर वाले ने वो समझ डाल दी थी कि हां तेरी फैमिली इतनी कैपेबल नहीं है, जो करना है जी तुझे ही करना है, अपनी फैमिली को, अपने आप को अपनी फैमिली को, अपने परिवार को
अगर कहीं लेकर जाना है, अगर उनके सपनों को पूरा करना है, तो जीत सिर्फ तुझे करना है। सिर्फ मुझे इतनी बात पता थी। कभी हिम्मत नहीं हुई, मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाया अपने पापा से कि पापा मुझे 500 दे दो, 100 रुपए मांगने की कभी हिम्मत नहीं हुई। बस सिर्फ एक बात थी कि मैं खुद करूंगा, जो भी करूंगा खुद करूंगा, अपने दम से करूंगा। लेकिन रास्ता मालूम नहीं था, कहां से करूंगा, वे नहीं था। बस कोशिश कर रहा था, रास्ता ढूंढने की, छटपटा रहा था। कोई तो रास्ता होगा, ऊपर वाले ने कोई तो रास्ता दिया होगा। भागा आर्मी के ग्राउंड में, आर्मी में दौड़ा, एक बार नहीं, 2 बार, 10 बार, 20 बार, जहां भी मौका मिला दौड़ा। पुलिस के ग्राउंड में दौड़ा, फॉरेस्ट के लिए दौड़ा। हर एक वो चीज जो मेरी समझ में आती थी कि मैं इस चीज को कर सकता हूं, वो चीज को मैंने करने की कोशिश की। लेकिन हाथ में कुछ नहीं था, सक्सेस नहीं थी। एक तरफ फैमिली थी जिनके ड्रीम्स मुझसे जुड़े थे, जिनको लगता था कि मेरा बच्चा कुछ करेगा, मेरी बहन को लगता था मेरा भाई कुछ करेगा। मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं दिखा नहीं पा रहा था, उसके रिजल्ट्स नहीं दिखा पा रहा। भाग रहा था लेकिन नहीं सक्सेस मिल रही थी। गुस्सा आता था ऊपर वाले के ऊपर। बहुत मानता हूं ऊपर वाले को। आज मैं हूं तो कहीं ना कहीं मेरे माता पिता और ऊपर वाले की वजह से ही हूं। मैं चाहूंगा इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्योंकि जो आज मेरे अंदर जो भी है, मेरे अंदर जो भी है, या जो भी संस्कार मेरे अंदर पनप रहे, कहीं ना कहीं वो मेरे माँ बाप के हैं, मेरे माता पिता के। अपने दम पे कुछ करने की हिम्मत कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे दी है। मेहनत करने की हिम्मत कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे दी है। किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाना, वो हिम्मत उन्होंने मुझे दी है। मेरी मां ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, तू होगा, तू कामयाब होगा। मैं हमेशा बातें बहुत बड़ी करता था, अभी भी करता हूं। मेरे मम्मी पापा हंसते हैं अभी भी जब मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूं, ऐसा घर होगा, ये मतलब वो ड्रीम, सपनों वाली बातें। लेकिन मेरी मां ने कभी भी ये नहीं कहा कि तेरा ये सपना पूरा नहीं होगा। मेरी मां ने बोला होगा, पता नहीं झूठा दिलासा दिया कि सच्चा दिया, लेकिन दिया। दिलासा दिया, और ये उसी का नतीजा है। कोसता था ऊपर वाले को उस वक्त की क्यों 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 मुझे जॉब नहीं मिल रही, क्यों मुझे नौकरी नहीं मिली, क्योंकि नौकरी से ज्यादा मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता था ही नहीं। मैं कहां जाऊंगा, बिजनेस तो कर नहीं सकता। और करते करते नौकरी मिल भी गई। और जब वो नौकरी मिली, एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के अंदर नौकरी मिली, और जब वो नौकरी मिली तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब तो यार सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। और वो नौकरी ऑफ रोल थी, और मेरी सैलरी जानते हैं कितनी थी? जानना चाहते हैं? 3,200 रुपीज। बहुत ज्यादा है? ठीक ही है। सर के एक बार जोरदार तालियां हो गई। मेरे लिए ठीक नहीं थी। और हां, उस वक्त मुझे लग रहा था कि ठीक है, कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। और वहां पे मैंने कहा कि अंदर से एक मेहनत थी, और मेहनत करी, और 6 महीने के अंदर मैं ऑन रोड हुआ। मेरी सैलरी 5200 रुपए होगी। और मेहनत करी, और मेहनत करी, और मेहनत करी। अगले लगभग 2 साल के अंदर मेरी मेहनत और मेरी डेडिकेशन को देखते हुए मुझे प्रमोट कर दिया एज ए मेरी सैलरी होगी 8,000 रुपए। अब ऐसा लगा, जब 8,000 रुपए सैलरी मिली, तो अब ऐसा लगा कि अब तो लाइफ सेट होगी यार, अब तो सब कुछ कर ही लूंगा, अब तो बाइक वाइक ले ही लूंगा, अब तो घर भर कुछ बना ही लूंगा, अब तो कुछ करने लायक बन ही जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे वो नौकरी के दिन निकलते जा रहे थे, जैसे जैसे वो महीने और जैसे जैसे वो साल निकलते जा रहे थे, तो एक बात समझ आ रही थी कि नौकरी करने वालों के ना सपने पूरे नहीं होते, सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं। 3, 3.5, 4 साल की नौकरी में सिर्फ यही बात, मेरे पास कोई 20 या 30 साल का एक्सपीरियंस तो नहीं, लेकिन सिर्फ जो मैंने नौकरी की 3-4 साल की नौकरी, उसमें मुझे एक बात समझ में आई कि जीत, नौकरी के अंदर सपने तो नहीं पूरे हो सकते, जरूरतें भी, और वो भी बड़ी मुश्किल से पूरी हो सकती हैं, बड़ी मुश्किल से। और वही मेरे साथ था, बड़ी मुश्किल से जरूरतें पूरी हुई। और वो दिन आया, एक दिन वो दिन भी आया जिसको मैं अपनी जिंदगी का
सबसे बड़ा और सौभाग्यशाली दिन मानता हूं। वो दिन मेरी जिंदगी में आया जब मुझे सेफ शॉप कंपनी का प्लान देखने का मौका मिला। वो दिन मेरी जिंदगी के अंदर आया, शायद ऊपर वाले ने भी एक रास्ता मुझे दिखाने की कोशिश करी। वो दिन आया, मेरे सामने वो प्लान आया, और जब वो प्लान आया तो देखा, और ऐसी ऐसी कंपनीज और भी देख रखी थी और सुनी थी, आस पड़ोस में बहुत सारे लोगों ने की भी थी, लेकिन सक्सेसफुल किसी को नहीं देखा था। तो विश्वास नहीं हो रहा था सामने वाले के ऊपर, बिलीव नहीं हो रहा था सामने वाले के ऊपर। लेकिन सामने वाले ने मुझे जब प्लान को डिस्कस किया, जब मुझे कंपनी के बारे में बताया, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताया, जब कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में बताया, कंपनी के पे आउट्स के बारे में बताया, कंपनी की इनकम के बारे में बताया, जब मुझे बताया कि इस कंपनी के साथ आज इंडिया की कितनी बड़ी बड़ी कंपनी काम कर रही है, और सबसे बड़ी बात और जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि सवाल यही आता कि यार होगा कैसे। ठीक है 2 4 8 16 ठीक है, ओके है, लेकिन ये होगा कैसे? मुझे तो नहीं आता, मैं तो नौकरी कर रहा हूं 3 4 साल से, मुझे बिजनेस करना नहीं आता, ये होगा कैसे? लेकिन एक बात मुझे जो बहुत अच्छी लगी वो ये बात ही दोस्त, कि 2 4 8 16 होगा कैसे मुझे बताया गया तुझे नहीं सोचना है। इसके लिए एक बहुत जबरदस्त सपोर्टिंग सिस्टम है जो तुझे बताएगा ये 2 भी होगा, ये 8 भी होगा, ये 16 भी होगा, ये 100 भी होगा, 1000 भी होगा, और 10,000 भी होगा। ये होगा, ये होगा। ये तुझे नहीं सोचना है कैसे होगा, तुझे ये सोचना है कि मुझे करना है। तुझे सिर्फ ये सोचना है, अगर तूने ये सोच लिया कि मुझे करना है तो कैसे होगा, सोचने के लिए एक बहुत जबरदस्त सपोर्टिंग सिस्टम है जिसका नाम है दोस्तों इवॉल्व इंडिया। जो हमको बताता है कैसे करना है। 2 कैसे होंगे, 4 कैसे होंगे, 8 कैसे होंगे, 16 कैसे होंगे। मैं सिर्फ यही बोलता हूं कैसे मत सोचो, करना है। सिर्फ यही बोलते करना है, सामने वाला बोलता है करना है, हम बताएंगे कैसे होता है। अगर आप करना चाहते हैं तो होता है, अगर नहीं होता तो जीत वर्मा आज यहां खड़ा नहीं होता। क्या होता? क्या ये 10,000 की टीम होती? क्या ये फेलिसिटेशन होता, ये सेलिब्रेशन होता? नहीं होता। होता है, बिल्कुल होता है। और मुझे यही बात पसंद आई कि मैं कहा जब ये सोचना ही नहीं है कि कैसे होगा, 2 4 8 16 होगा कैसे, जब ये सोचना ही नहीं है तो करके देख लेते हैं क्या जाता है 8 10 15 20,000 25,000 देने में। लोग जिंदगी भर देते रहते हैं, फॉर्म भरने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, रिश्वत देने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, 10 जगह देते हैं। एक रेड़ा खोलना हो उसके लिए भी 25-30,000 रुपया लगता है, शायद 50,000 रुपया भी लगता हो। लेकिन वहां कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं आता आपको यह बताने के लिए कि रेड़ा कैसे चलेगा। आता है क्या? आप दुकान खोल देते हो, 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया लगा देते हो, कोई आएगा आपको ये बताने के लिए दुकान कैसे चलेगी? कोई आएगा? नहीं आता है दोस्त, कोई नहीं आता है। यही टेंशन होती है ना, होगा कैसे। अब वहां से यही टेंशन होती है मैं डायमंड बनूंगा कैसे। कैसे छोड़ दीजिए सर, करने के बारे में सोचिए। और अगर आप करने की सोच रखते हैं, कैसे होगा उसके लिए यहां पे इतने बड़े बड़े महागुरु हमारे बीच में हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे होगा। सब सिस्टम है, 15 साल से सिस्टम फिट है, सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसने सोच लिया कि करना है उसके साथ हो रहा है, और जिसने सोच लिया कि कैसे होगा वो सोचता ही रहेगा। क्योंकि मुझे ये बात मालूम है कि शायद जिस दिन मुझे इस कंपनी का प्लान हुआ था, मेरे साथ और 10 लोगों को भी प्लान हुआ होगा, लेकिन वो सोचते रह गए कैसे होगा। मैंने बिलीव कर लिया मुझे करना है, वो सोचते रह गए मेरा हो गया। और शुरू कर दिया बिजनेस को। डिसीजन ले लिया, करूंगा, करता हूं, क्या हो जाएगा देखते हैं। और शुरू किया। और जब शुरू किया तो थोड़ा टाइम चलने के बाद दिक्कतें आनी शुरू हो गई। आती हैं दिक्कतें, आती नहीं आती? कुछ लोग
जिन्होंने मुझे बिजनेस के अंदर लाया था, जो मुझे बिजनेस के अंदर लेकर आए थे, उन्होंने मेरा साथ देना बंद कर दिया। तो फिर मैं उनसे ऊपर गया कि मैं करना चाहता हूं, मुझे सपोर्ट करो, लेकिन उन्होंने भी साथ नहीं दिया। थोड़ा और ऊपर गया कि मैं करना चाहता हूं, मैं लाइफ में कुछ बनना चाहता हूं, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से मैं कामयाब हो सकता हूं। और ऊपर गया, वहां से भी सपोर्ट नहीं मिला। लोग हिम्मत हार जाते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? लेकिन बस मुझे मालूम था कि जीत यही मौका है। दिल से एक आवाज थी कि यही मौका है, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से तेरी जिंदगी बदलेगी, जहां से तेरे सपने पूरे होंगे। ये विश्वास अंदर से था। थोड़ा और ऊपर गया, थोड़ी और कोशिश की, और जब थोड़ी और कोशिश की तो एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिला। मेरे लिए वो मेरे भगवान जैसे हैं। जिनका साथ मुझे मिला, और वो ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे बोला कि जीत कर, मैं तेरे साथ हूं। जीत बढ़, मैं तेरे साथ हूं। सिर्फ दो लोग थे, एक मेरी मां जो मुझे बोलती थी कि जीत को तू कुछ करेगा जिंदगी में, और एक वो जिनको लगता था कि तू कुछ करेगा, जिन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया कि तू कर सकता है, तू कर, मैं तेरे साथ हूं, कर हिम्मत, बढ़ आगे। और मैं बढ़ा आगे। और अगर आज मैं जहां भी हूं इस बिजनेस के अंदर, अगर मैं आज इस लेवल तक पहुंचा हूं, तो उनके मार्गदर्शन और उनकी गाइडेंस की वजह से पहुंचा हूं। क्या उनका नाम जानना चाहेंगे? आप सभी उनसे वाकिफ हैं। दोस्तों, उनका नाम है दीपक सर। मेरे पास वर्ड्स नहीं होते उनको बोलने के लिए कि मैं उनका कैसे शुक्रिया करूं, कि अगर मेरा हाथ नहीं थामते तो पता नहीं किन गलियों में, कौन सी जगह में क्या, पता नहीं क्या कर रहा होता, पता नहीं खेतों में होता, पता नहीं क्या नौकरी कर रहा होता, मुझे नहीं मालूम क्या कर रहा होता। उन्होंने मेरा हाथ थामा, मुझ पे विश्वास किया, और मुझे आज इस लेवल तक लेकर आए। थैंक यू सो मच सर। और साथ साथ ये भी कहूंगा कि सर, ये विश्वास बरकरार रखिएगा, क्योंकि जो बिलीव और जो भरोसा आपने मुझ पे किया है, आई प्रॉमिस यू, ये बंदा ना पूरे इंडिया में तहलका मचा देगा, मां कसम। साथ है, सिर्फ साथ चाहिए आपका, क्योंकि मैं जानता हूं इस बंदे को अब कोई नहीं रोक सकता। जब तक इसकी टीम इसके साथ है ना, इसको कोई नहीं रोक सकता। राइट? विनर्स साथ है, बिल्कुल, मुझे यकीन है और मैं दिल से भरोसा करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी टीम मेरे साथ है, और जब तक वो साथ है ना, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा गुरु जब तक मेरे साथ है और मेरी टीम मेरे साथ है ना, और सभी बड़े बुजुर्गों और सभी मेरे मेंटर्स का आशीर्वाद जब तक मेरे साथ है ना, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे विश्वास दिया कि जीत आगे बढ़, और मैं तेरे साथ हूं। और दिल्ली से सोलन आया, और सोलन में काम करना शुरू किया। फिर 1-2 महीने काम किया, फिर थोड़ा सा डाउन हो जाता था, तो दिल्ली में कोई प्रोग्राम होता तो फिर दिल्ली में चला जाता था प्रोग्राम को देखने के लिए। और ऐसे ही बिजनेस चल रहा था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं। तो दिल्ली में एक प्रोग्राम के अंदर गया, तो वहां पे जो आज ग्रेट मेंटोर है अजय पिल्ले सर, सभी लोग जानते हैं, उनकी एक स्पीच सुन रहा था। और जब उनकी स्पीच को मैंने सुना, तो उन्होंने एक बात कही कि मेरा बिजनेस सिर्फ जबलपुर में नहीं है और बाकी पूरे इंडिया में है। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ इस बात से कि सर, जहां से बिलोंग करते हैं वहां बिजनेस नहीं है, बाकी सब जगह बिजनेस है।
ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने उस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने दीपक सर से पूछा, क्या सर ये सच है? तो दीपक सर ने मुझे जवाब दिया कि जी हाँ, मेरा भी बिजनेस पूरे इंडिया में है, लेकिन जनकपुरी में मैं जहां रहता हूं वहां मेरा भी बिजनेस नहीं, बाकी पूरे इंडिया में बिजनेस है। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, क्योंकि मैं तो बिजनेस ऐसे कर रहा था, जानते कैसे? रोज घर से आओ, प्लान फॉलोअप दिखाओ, फिर घर जाओ, आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ, मतलब घर नहीं छोड़ रहा था। मैं हैरान हो गया अजय सर की बात को सुनकर, मैं हैरान हो गया दीपक सर की बात को सुनकर कि वो जहां पे रहते हैं वहां पे उनका बिजनेस नहीं, बाकी पूरे इंडिया में बिजनेस है। फिर मुझे सर ने कहा, दीपक सर ने कहा कि अंबानी को जानते हैं? मैं कहा बिल्कुल सर जानता हूं। कहते हैं मुकेश अंबानी के आज पूरे इंडिया में पेट्रोल पंप है, लेकिन वो जहां की वो है ना, जिस गांव से जिस जगह से है वहां पे नहीं है बस। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हैं, आप कौन सी जगह से, कौन से गांव से है, कौन से एरिया से है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप पहुंचना कहां चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं। और मुझे उस दिन बात समझ आ गई, मुझे बात समझ आ गई कि जीत अगर कहीं पहुंचना है ना दोस्त, तो ये घर घर वाला खेल तो छोड़ना पड़ेगा, ये घर तो छोड़ना पड़ेगा। और वो सोच बनाई और एक डिसीजन ले लिया कि आप बिजनेस करूंगा, बस सोलन में नहीं करूंगा, बाकी सब जगह करूंगा। और जानते दोस्तों आज मेरा बिजनेस कहां कहां है? जानते हैं? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा एक बार, अगर आज मैं बात कहूं हिमाचल के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में, चाहे मैं सोलन का नाम लूं, चाहे मैं शिमला का नाम लूं, चाहे मैं पोंटा का नाम लूं, पालमपुर का नाम लूं, मैं रोडू, रामपुर, या मैं अगर मैं कहूं कि लगभग ऊना, मंडी, बिलासपुर, अगर मैं कहूं तो लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है हिमाचल के अंदर। लेकिन हिमाचल से बाहर की भी अगर मैं बात कहूं, हिमाचल से लोग पहुंचे कहां है? इतने सारे लोग आज हिमाचल से मेरी टीम के यहां पे लोग पहुंचे हैं। और अगर हिमाचल से बाहर की मैं बात कहूं तो आज करगिल और लेह लद्दाख से भी कहां है? एक बार जोरदार ताली हो जाए मेरी टीम के लिए। और अगर इसके अलावा मैं बात करूं सिर्फ जम्मू कश्मीर, करगिल और वही नहीं, आज आसाम जैसी और गुवाहाटी के अंदर भी आज मेरा बिजनेस है। गुवाहाटी कहां है? एक बार जोरदार तालियां हो जाए। गुवाहाटी से आज शिमला का सक्सेस देखने के लिए आए। और अगर बात मैं करूं इसी तरह से, अगर झारखंड की बात करूं, बिहार की बात करूं, चंडीगढ़ की बात करूं, परमाणु, कालका, पिंजौर और इन सब जगह की बात करूं, इवन देहरादून की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, तो आज इतनी सारी जगह में बिजनेस शुरू हो गया है। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। कैसे होगा वो बात दिल से निकाल दी थी। क्यों करना है बस यही बात दिल में थी। और क्यों मालूम था तो कैसे तो इवॉल्व इंडिया ने बहुत आसान कर दिया, बहुत आसान कर दिया। और अगर आज बात कहूं तो आज शिमला में रहता हूं, लेकिन आज नेटवर्क सब जगह में है। आज सब जगह में टीमें बढ़ती जा रही है और सब जगह से आज लोग मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे परिवार का हिस्सा है और हम सब लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो ये स्वागत जो यहां पे हो रहा था ना, कैसा लगा? लगता है कि कभी जिंदगी में ऐसा दिन हमारी लाइफ के अंदर भी आए? लगता है? आग लग रही थी, मुझे तो बहुत लगती थी जब मैं वहां बैठता था। शायद यही वो कारण है कि जब वहां आग लगती है, जिसको वहां आग लगती है वही यहां पहुंचता है। जिसको वहां आग लगती है ना वही यहां पहुंचता है। मुझे बहुत आग लगती थी। और मैं इस तरह का जो वेलकम है ना और इस तरह का जो स्वागत है ना, मैं कहां देखता था? मैं तब देखता था जब कोई टीम वर्ल्ड कप जीत कर आ गई तो उनका कुछ इस तरह से स्वागत होता है। होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है? या कोई पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत गई तो उनका बड़ा जोरों से स्वागत होता है। होता है नहीं होता है? फूल बरसते हैं, ऐसा बड़ा डांस वांस होता है, बहुत कुछ होता है। होता है नहीं होता है? और स्वागत यहां भी हो रहा था, स्वागत यहां भी हो रहा था। लेकिन बहुत बड़ा फर्क है दोनों चीजों में। जो यहां स्वागत हो रहा था और जो वर्ल्ड कप जीतने के बाद स्वागत होता है, या जो कोई पार्टी जीतती है तब स्वागत होता है, और इस स्वागत में बहुत फर्क है। क्या जानना चाहेंगे? कितने लोग जानना चाहेंगे? सभी जानना चाहेंगे? तो वो फर्क आपको बता देता हूं कि वो फर्क क्या है दोस्त। जब कोई टीम जीत के आती है तो वो किसी ना किसी को हराकर भी आती है। सही? सही?
अगर कोई पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतती है तो वो किसी ना किसी को हराकर भी आती है। लेकिन आज हमारी टीम विनर आज यहां पहुंची है, इस मंजिल पे पहुंची है, इस दिन पे पहुंची है, किसी को हराकर पहुंची है, किसी को हराकर पहुंची है, किसी को हराकर नहीं, किसी को जिताकर पहुंची है। दोस्तों, यहां कोई हारने वाला नहीं है, यहां किसी को हराना नहीं है, किसी को हराना नहीं और ना ही कोई हारने वाला है। यहां जिसको भी है ना बस जिताना है, जिसको भी है ना बस डायमंड बनाना है, डायमंड बनाना है। हारने की रेस नहीं है, किसी को हराना नहीं है, किसी को पीछे छोड़ना नहीं है। यहां तो बस हाथ थामना है, हाथ पकड़ लेना है और उस बंदे को डायमंडशिप तक लेकर आना। बस यही एक रेस है, यही एक जंग है। और मुझे खुशी होती है कि मैं एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ा हूं जहां पे मुझे किसी को हराना नहीं है, हराकर जीतना नहीं है, मुझे किसी को जिताकर जीतना है। और ऐसा नहीं है कि जब आप बिजनेस को करते हैं तो दिक्कतें नहीं आती है, दिक्कतें आती हैं। लोग मना भी करेंगे, लोग बोलेंगे पागल हो गया है, ये बंदे जोड़ने वाला काम कर रहा है। बोलते हैं जी, ये मेंबर बनाने वाला काम कर रहा है, इसका तो दिमाग खराब हो गया। शायद मेरे मम्मी पापा यहां बैठे हैं, गांव पड़ोस में बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे थे, कहां फंसाया हुआ अपने बेटे को। फैक्ट है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आज जी जवाब मिला है, जवाब मिला है, मिला है। दिक्कतें आती हैं, लोग बोलते हैं कहां फंस गया है, पागल हो गया है, बेवकूफ हो रहा है, नौकरी कर, नौकरी कर, कुछ और कर ले, कुछ और कर ले, कुछ और कर ले। ऐसा नहीं, ऐसा कर ले। ऐसा होता है नहीं होता है, ऐसा होता है नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे लोग उस वक्त टूट जाते हैं और वो उन लोगों की बातें सुनकर वो करना शुरू कर देते हैं जो वो लोग कह रहे होते हैं और वो काम को करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, मैंने लोगों की बातों को नहीं सुना, क्योंकि अगर लोगों की बातों को सुना होता तो मैं आज यहां खड़ा नहीं होता। बहुत बार तो ऐसा हुआ जब शायद मेरे पिताजी ने इनडायरेक्टली मुझे यह बोला कि कुछ और कर ले, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों? जानना चाहते हैं क्यों? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और 9 माह तक बच्चे को अपनी कोख में रखती है तो दिक्कतें तकलीफें आती हैं नहीं आती हैं? अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो दिक्कतें वो प्रॉब्लम है या प्रोसेस है? सबका जवाब नहीं आ रहा। सर सोच के बताइए कि वो प्रॉब्लम है या प्रोसेस है? क्या है? क्या है? क्या है? मानते हैं कि प्रॉब्लम है। अगर कोई लेडी उसको प्रॉब्लम मान ले तो क्या होगा? हम पैदा ही नहीं होते। अगर मेरी मां सोच रही थी कि प्रॉब्लम है तो ये जीत बर्मा नहीं होता। लेकिन वो क्या है? प्रोसेस है। सेम इस बिजनेस के अंदर दोस्त, हमें छोटी छोटी दिक्कतें आती है, लोग ना करते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं, हम उनको प्रॉब्लम समझ लेते हैं और उन प्रॉब्लम का हवा बना लेते हैं, उनको इतना बड़ा कर लेते हैं। लेकिन दोस्त, मैं सिर्फ आपको एक बात यहां से कहना चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये डायमंड बनने का प्रोसेस है। प्रोसेस। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, अगर दिक्कत नहीं आ रही है, अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो इट मीन्स आप डायमंड की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, आप डायमंड नहीं बन सकते हैं। अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर दिक्कत आ रही है, अगर मुश्किल आ रही है तो खुश होना, यस करना। क्या करना? बोलो यस। और यस करना और बोलना कि ये डायमंड बनने का प्रोसेस है और उस मोमेंट को एंजॉय करना, रोना नहीं, उस मोमेंट को एंजॉय करना दोस्त। क्योंकि अगर जिंदगी में कामयाब होना है, यहां तक पहुंचना है तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोसेस है। इस बात को अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए,
जिसने इसको प्रॉब्लम समझा वो कभी डायमंड नहीं बन सकता, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता इस प्लेटफॉर्म के अंदर। कामयाब वही होगा, सक्सेसफुल वही होगा जो प्रॉब्लम नहीं प्रोसेस को समझेगा, दिक्कत नहीं प्रोसेस को समझेगा। और मैंने वो चीज समझी और आज नतीजा क्या है? डायमंड हूं। लेकिन डायमंड से पहले अगर मैं बात कहूं तो पहले 1 महीने के अंदर मैंने इस बिजनेस से बाइक अचीव कर ली थी। ये बात मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं, आज मैं डायमंड बनकर खड़ा हूं, लेकिन एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब मैंने अपनी पहली अचीवमेंट यहां से अचीव करी, जब मैंने यहां से बाइक अचीव किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया। मुझे लगा मेरे तो ड्रीम पूरे हो गया यार, मैंने तो 3 साल की नौकरी में बाइक नहीं ली, बाइक की पिछली सीट पे भी शायद कभी मौका नहीं मिला बैठने का और मैंने तो बाइक ले ली। मुझे लगा मैंने तो पता नहीं कि सब कुछ अचीव कर लिया और मैंने रिलैक्स हो गया। बाइक पे, बिजनेस पे फोकस नहीं कर रहा था, मैं बाइक पे फोकस कर रहा था। किस पे फोकस कर रहा था? बाइक पे। और जब बाइक पे फोकस हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? स्टॉप। सपने वहीं पे खत्म, क्योंकि बाइक के बाद भी और कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। फिर मुझे याद दिलाया कि जीत सिर्फ बाइक ही तू अचीव नहीं कर सकता, तू यहां से अपने हर एक ड्रीम को पूरा कर सकता है, हर एक सपने को पूरा कर सकता है। अगला ड्रीम बना, बाइक पे चल, बाइक को दौड़ा, लेकिन मस्ती के लिए नहीं, बिजनेस के लिए दौड़ा। अपनी पर्सनल लाइफ के लिए नहीं, बिजनेस लाइफ के लिए दौड़ा, क्योंकि ये बाइक तुझे वहां तक लेकर जाएगी जहां तक तूने शायद सोचा भी नहीं। दूसरा ड्रीम बनाया, लैपटॉप का टारगेट बनाया, टारगेट किया अचीव। फिर गाड़ी का टारगेट बनाया टारगेट किया अचीव। फिर घर बनाने के बारे में सोचा, बनाया टारगेट किया अचीव। और अगर आज मैं बात कहूं अपने घर की, जिस गांव में हमारा 2 कमरों का मकान भी नहीं होता था, आज वहां एक बढ़िया और आलीशान सा घर है जहां पे आज मेरे माता पिता रहते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये बना। किसने दिया? सेफ शॉप। लेकिन ड्रीम वहीं भी खत्म नहीं थे, ड्रीम और भी आगे थे, बड़ा आगे, और मेहनत करी और कोशिश करी। कभी कभी जब छोटे बच्चे होते थे तो खेत खलिहानों में जब खेल रहे होते थे, ऊपर से जहाज जाता था तो बहुत खुशी मिलती थी और जोर से टाटा टाटा किया करते थे। आप में से कितने लोगों ने किया है वो टाटा? सबने किया है, मैंने भी किया है। और कभी शायद ख्वाब भी नहीं था कि उस जिसको हम आज टाटा करते कभी उसमें बैठेंगे, कभी ख्वाब भी नहीं था। लेकिन अगर आज बात कहूं, इस कंपनी ने, सिस्टम ने इतना काबिल बना दिया, क्या चाहे बिहार जाना हो, चाहे झारखंड जाना हो, चाहे आसाम जाना हो, चाहे करगिल जाना हो, चाहे लेह जाना हो, या श्रीनगर, या फिर जम्मू, या फिर कहीं भी जाना हो, आज ट्रेन से नहीं जाता हूं, उस टाटा करने वाली चीज के साथ आज उसके अंदर बैठ कर जाता हूं। लोग कहते थे पागल है, बेवकूफ है, कहां फंस गया है। लोगों की सुनता ना तो बसों के धक्के होते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बसों के धक्के होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जो लोग लोगों की सुनते हैं उनको सिर्फ धक्के ही मिलते हैं, उनको सिर्फ धक्के ही मिलते हैं। अच्छी जिंदगी जीने के लिए नहीं मिलती है, अच्छी लाइफ जीने के लिए नहीं मिलती है। लेकिन जो अपने दिल की सुनते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, उनके ड्रीम्स फुलफिल होते हैं। जो लोग पागल कहते थे, बेवकूफ, या मैं कहूं कि ऐसी कई सारी बातें, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने दिल से बहुत सपोर्ट किया, दिल से बहुत साथ दिया। मेरे पेरेंट्स के अलावा अगर मैं बात कहूं मेरे दोस्त, अगर मैं बात कहूं एक ऐसी फैमिली जिसके साथ मैं कहूं कि शायद मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है और दूर दूर तक कहीं रिश्ते में नहीं आते, एक ऐसी फैमिली के साथ में जुड़ा जहां पे मुझे इतना प्यार मिला, आज वो भी यहां पर प्रेजेंट है, मेरे मासी और पीहू। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इस फैमिली के लिए, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
तो बहुत सारे लोग जब आप कुछ करने की सोच रखते हैं तो आपको सपोर्ट करते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी शायद मैं यहां से नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन उन लोगों ने मुझे दिल से मेरा सपोर्ट किया और मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए गाइड किया, हमेशा सोचा कि आगे बढ़ो। और अगर कहूं आज, तो आज इस बिजनेस से आज यहां पर आपके बीच में खड़ा हूं। किसी और सेक्टर में अगर नौकरी या कुछ और कर रहा होता तो शायद कुछ नहीं होता, लेकिन आज अगर इस डायमंड की प्रमोशन को लेने के लिए आपके बीच में आया हूं तो कोई 2, 4, 5 लाख रुपए की गाड़ी में नहीं, दोस्तों 16 लाख रुपए की क्रेटा कार में यहां पर आया। वो गाड़ी जो मात्र किसी के लिए सिर्फ एक ड्रीम हो सकती है, या मेरे लिए तो 100% वो ड्रीम की तरह थी, लेकिन मैंने उस ड्रीम को अचीव किया। आज मैं 16 लाख की गाड़ी में घूमता हूं, जिसकी शायद मैं कहूं कि हैसियत नहीं थी कभी एक बाइक पे चलने की, लेकिन एक के बाद एक टारगेट पे रुका नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, लगातार टारगेट बनाता गया और अचीव करता गया, लगातार टारगेट बनाता गया, अचीव करता गया, रुका नहीं। और आपको क्या लगता है इसके बाद रुक जाऊंगा? नहीं रुकूंगा। इसके बाद अगला टारगेट डबल डायमंड, बिल्कुल ऑडी भी आएगी। अगर आपने बोल दिया तो 100% ऑडी भी आएगी, बिल्कुल ऑडी भी आएगी। और अगर कहूं कि आज यहां अगर मैं पहुंचा हूं तो अगर मैं उसका शुक्रिया ना करूं, उसका थैंक यू ना करूं, जो मेरे साथ दिन रात खड़े रहे हैं, जो दिन रात मेरे साथ चले हैं, अगर मैं उनका शुक्रिया ना करूं तो शायद मजा नहीं आएगा, मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में, बीजों में, ईदों में, बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा रोज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही पत्थरिए। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। क्या हम रुक जाएंगे? क्या तूफान लाएंगे? क्या कोहराम मचाएंगे? बिल्कुल मचाएंगे। हम कोहराम लाने के लिए तैयार हैं, और ये सक्सेस डे की जो शुरुआत है, प्रॉमिस है सर कि अगले हर 6 महीने 8 महीने में यहाँ पे हम एक डायमंड को निकालेंगे और सक्सेस डे अब दिल्ली में, हिमाचल में करेंगे। बिल्कुल तैयार। मुझे पूरा भरोसा अपनी टीम के ऊपर, पूरा यकीन है कि जब तक ये मेरी टीम मेरे साथ है ना, इस तूफान को कोई भी नहीं रोक सकती। पर जोरदार ताली हो गया मेरी पूरी टीम के लिए,
अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हो कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे इंडिया चक दे हो चक दे इंडिया। और आप साथ हैं दोस्तों, अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि एक ड्रीम था। मेरे माता पिता यहां बैठे, मेरे स्पेशली मेरे फादर। एक बात मैं अपने फादर की शेयर करना चाहूंगा। मेरे फादर साहब जब ड्रिंक लेते हैं थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं तो थोड़ा ज्यादा बोलते हैं। और ये बात आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि जब ये बात मैंने सुनी थी ना तो बहुत खुशी मिली थी। मुझे लगा कि शायद मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पा रहा हूं। क्या वो बात जानना चाहेंगे? क्या जानना चाहेंगे? जब मैं कुछ नहीं था बिजनेस के अंदर तब भी मेरे पापा मेरी बहुत तारीफ करते थे। मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है, मेरा बेटा लाखों रुपए कमाता है, ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें, बहुत तारीफ किया करते थे। लेकिन जिस दिन मैं वो 16 लाख रुपए की गाड़ी घर लेकर गया ना, और जब पापा ने पूछा कितने की है, मैंने बोला 16 लाख की। पापा ने ना मुझे कुछ जवाब ही नहीं दिया और बोले पुराने वाली दे दी। मैंने बोला हाँ ठीक है बोलकर वहां से चले गए। लेकिन शायद 2-3 दिन के बाद और मेरी मम्मा को बोला, मम्मा खाना बना रहे थे और पापा कुछ सोच रहे थे। खाना बनाते बनाते मम्मा को बोले सुन, हाँ बोलो। मैं अपने बेटे की वैसे ही तारीफ करता रहता था, ऐसे ही बोलता रहता था और मैं लोगों को बोलता था मैं सोने का हूं, मैं वैसे ही बोलता रहता था। और आज मुझे अपने बेटे को देखकर लगता है कि यार मैं तो सच में ही सोने का हूं। और जब ये बात मेरी मम्मा ने मुझे बताई फोन पे कि तेरे पापा आज ये कह रहे थे, तो सच बोलूं मुझे इतनी खुशी हुई। आज मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने के लायक बना, सब उन्हीं का आशीर्वाद है। लेकिन सिर्फ एक बात, जो भी हो जाए, कि मैं ऐसा बोलता था पहले डायमंड बनूंगा उसके बाद ही शादी करूंगा। मेरी मम्मा यहां बैठी हैं, इनसे पूछ लेना आपने। रिश्ते आते थे घर पर, पापा बोलते थे कब करेगा शादी, बूढ़ा हो जाएगा। और मुझे भी डर लगता था कहीं सच में बूढ़ा ना हो जाऊं डायमंड बनते बनते, कहीं रह ही ना जाऊं। लेकिन एक जिद थी अंदर से, एक ही बात बोलता था मम्मी को कि मम्मी जिस दिन डायमंड बन गया ना उस दिन से लड़की ढूंढना शुरू कर देना, दूसरे दिन शादी करवा देना, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे दिन करवा देना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक डायमंड नहीं बनता तब तक मत बोलना, क्योंकि जब भी आप ये बोलेंगे मैं तभी यही बोलूंगा कि डायमंड बनने के बाद ही करूंगा। और आज डायमंड बन गया। और मम्मी पापा को बोल भी दिया कि अब तो डायमंड बन गया, अब तो शादी बनती है। और डिसीजन ले लिया और बहुत जल्दी शादी भी कर रहा हूं। तालियां बज सकती हैं। एक बंदे ने अपना कमिटमेंट पूरा किया है, तालियां बज सकती हैं और जोर से बज सकती हैं। डायमंड बना और डिसीजन लिया कि शादी करूंगा। और आज इस ऑडिटोरियम के अंदर जो मेरे फियांसे हैं वो भी यहां पर हैं, जिनसे मैं शादी करने वाला हूं। क्या मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे? जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही
एक जान है भले दो बदन हो जुदा, तेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, तेरी सिवा हो तुम और तुम शाम हो, तुम दर्द हो तुम जुदा, तेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। कैसा लगा? और क्योंकि ये दिन मेरे लिए मेमोरेबल है और इस दिन को बहुत ज्यादा याद कर, शायद मैं सोचता था पता नहीं घर वालों ने इतना प्रेशर दिया हुआ डायमंड से पहले ही लाड़ी के साथ आना पड़ेगा स्टेज पे। कभी कभी ऐसा लगता था, लेकिन मैं मतलब अपनी फैमिली का भी कि जिन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया कि चल कोई बात नहीं, अब तो डायमंड बनने के बाद ही तेरी शादी करवाएंगे। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा इवॉल्व इंडिया का कि शायद ये मेरी फर्स्ट टाइम है कि शादी से पहले कोई स्टेज के ऊपर एक साथ आ रहे थे, पर जोरदार ताली। अब आप कब डायमंड बनेंगे? शादी करके या शादी? ऐसा नहीं कि शादी तो कर रहे थे वो डायमंड नहीं बनते, वो भी डायमंड बनते, लेकिन जितने यंग लोग यहाँ बैठे हैं और जितने कुंवारे लोग यहाँ बैठे हैं तैयार हैं डायमंड शादी करने के लिए नहीं, डायमंड बनने के लिए तैयार है। और आज यहां से कमिटमेंट करके जाते हैं कि जब तक डायमंड नहीं बनेंगे शादी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा वेलकम शायद हर किसी की वाइफ चाहेगी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ऐसा मान सम्मान, ऐसा रिस्पेक्ट हर कोई चाहेगा। तो अपने स्पेशल वन को स्पेशल रिस्पेक्ट दीजिए। और आपके पास एक स्पेशल प्लेटफॉर्म है जिसको आज आप देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा मंच है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से आप सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने साथ हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल देते हैं, अपने परिवार की जिंदगी को बदल देते हैं। तो मैं सिर्फ इन्हीं शब्दों के साथ यहां पे क्लोज करूंगा। मुझे मालूम है कि मेरे जो वुड बी हैं इनको यहां पर आकर बहुत शायद खुशी भी हो रही है, शायद थोड़े अनबैलेंसिंग भी होंगे, अनकंफर्टेबल भी फील कर रहे होंगे। लेकिन मैं ये इनको दावे के साथ बता देना चाहता हूं कि बिल्कुल राइट पर्सन को पकड़ा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सेफ शॉप, थैंक यू इवॉल्व इंडिया, थैंक यू टीम विनर, मेरे इस दिन को बहुत अच्छा बनाने के लिए। और जितने भी मेरे बुजुर्ग और बड़े यहाँ पर बैठे हैं उन सबका थैंक यू, जितने दोस्त मेरे यहाँ बैठे हैं उन सबका थैंक यू, मेरे इस दिन को बहुत 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 स्पेशल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जाने